हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बार राधा कॉमिक्स। और राधा कॉमिक्स में हम शुरू करने जा रहे हैं महाकाल सीरीज़, जिसका पहला इशू है महाकाल और मौत के पुजारी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाकाल और मौत के पुजारी। महाकाल और मौत के पुजारी भारतीय गुप्तचर विभाग का मुख्यालय। श्रीवास्तव, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस हत्या और अपहरण के पीछे चीनी सरकार का हाथ है। यही तो परेशानी है। सफ़ेद चमगादड़ हो सकता है मैडम, मगर इस मामले का पता चीन जाए बिना नहीं लगाया जा सकता। यूं भी रक्षा मंत्री जी की पुत्री का पता चीन जाकर ही लगाया जा सकता है। मैडम, सफ़ेद चमगादड़ हांगकांग के आंतरिक जंगलों में प्राचीन काल स्थित कुंफू के मंदिर शाओलिन का प्रतीक चिन्ह था। आज की तारीख में शाओलिन का अस्तित्व है या नहीं, दावे से नहीं कुछ कहा जा सकता। तो अभी घटनास्थल पर सफ़ेद चमगादड़ का निशान मिलना यह सिद्ध करता है कि शाओलिन टेम्पल नहीं तो उसका कोई पुराना निवासी अभी जीवित है और रक्षा मंत्री के पुत्र की हत्या और पुत्री के अपहरण में दिलचस्पी रखता है। लेकिन चीनी दूतावास ना तो अब शाओलिन का अस्तित्व मानता है, ना ही उसने इस मामले में उनका संबंध स्वीकारा है। वह स्वीकारेंगे भी नहीं श्रीवास्तव। और तहकीकात के लिए हमारी टीम का चीन जाना भी उन्हें नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निंदा करेंगे। हांगकांग की नगर व्यवस्था इतनी सख्त है कि चीनी अधिकारियों की नज़रें बचाकर पूरी टीम हांगकांग में प्रवेश कर भी गई तो छानबीन नहीं कर पाएगी। पूरी टीम तो नहीं, मगर एक आदमी तो चुपके से वहाँ पहुँचाया जा सकता है मैडम। हाँ, तुम समझते हो एक आदमी ये काम कर लेगा? चाहे वो हमारे विभाग का श्रेष्ठतम एजेंट क्यों ना हो, अकेला वहाँ कुछ नहीं कर सकता श्रीवास्तव। और अगर शाओलिन आज भी अस्तित्व में है, तब पूरी टीम भी शायद कुछ ना कर पाए। प्रभाकर को मानना पड़ा। ये तो कड़वा सच है मैडम कि शाओलिन टेम्पल अगर अस्तित्व में है तो उसका एक सदस्य हमारी पूरी टीम के लिए काफ़ी होगा। और प्रधानमंत्री ने इस मामले में हमें तुरंत मजबूत और गुप्त स्तर पर छानबीन के आदेश दे दिए हैं। तभी प्रभाकर को कुछ याद आया। काम बन सकता है मैडम, कांटे से ही कांटा निकल सकता है। मेरा एक मित्र है, रिटायर्ड पुलिस डीआई जी पटवर्धन। तुम समझते हो पुलिस फोर्स हम रॉ वालों से अच्छा काम कर लेगी। रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यकीनन नहीं, लेकिन वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो हमारे काम का हो सकता है। तुम कहते हो तो बुलवाओ, मिलकर देखते हैं। पटवर्धन तो यहाँ आ जाएगा मैडम, पर जिस आदमी से हमें काम है उससे उसी के ठिकाने पर मिला जा सकता है। 2 घंटे बाद ही कार हमें यहीं छोड़नी होगी। तुम्हारा दोस्त यहाँ रहता है पटवर्धन? पूरे भारत में उसे इससे ख़राब जगह नहीं मिली। श्रीवास्तव, पहले उससे मिल लो, फिर शायद तुम भी ये महसूस करो कि उसके लिए यही जगह ठीक है। काफ़ी देर बाद, और कितनी दूर मिस्टर पटवर्धन? बस थोड़ा ही। आखिर महाकाल महाकाल को दोबारा पुकारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नमस्कार साहब, ये लोग कौन है? ये भारत की जासूसी संस्था रॉ के अधिकारी हैं महाकाल, तुमसे मदद चाहते हैं। हेलो। मगर महाकाल का जवाब आशाजनक नहीं था। आप जानते हैं साहब, मैं ऐसे मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। सुनो महाकाल, पहले पूरी बात तो सुन लो। इस मामले में तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। पटवर्धन का अनुरोध महाकाल टाल नहीं सका। अच्छा, बोलो। मामला नितांत गोपनीय है मिस्टर महाकाल। अगर आप सहयोग के लिए तैयार हों तभी मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। महाकाल की भुकटियाँ तन गईं। मैं सहयोग देने के लिए प्रतिबंधित नहीं हूँ मैडम। आपको यहाँ मैंने नहीं बुलवाया। वह तो पलट कर जाने लगा। सुनो महाकाल, गोपनीय मामलों में तो सतर्कता रखनी ही होती है। अब तुम शायद ना मानो, पर मसला वास्तव में क्या है ये मुझे भी नहीं बताया गया है। इसलिए नहीं कि मैं विश्वास पात्र नहीं हूँ, बल्कि इसलिए कि गुप्त मंत्रणा जितने कम कानों में रहे उतनी गुप्त रहती है। पटवर्धन ने आखिरकार महाकाल को मना लिया। ठीक है, बताओ मुझसे क्या सहयोग चाहते हो। बात दरअसल ये है कि कल शाम चीनी दूतावास से लौटते समय रक्षा मंत्री जी के पुत्र की हत्या और पुत्री का अपहरण हो गया है। घटनास्थल पर हमें सफ़ेद चमगादड़ का प्रतीक चिन्ह मिला है। सफ़ेद चमगादड़? संभावना यह है कि यह कांड चीनी सरकार के इशारे पर हुआ है, मगर चीन पहुंचे बिना पूरी छानबीन नहीं हो सकती। तो आप लोग ये चाहते हैं कि मैं चीन जाकर इस मामले की छानबीन करूं और रक्षा मंत्री जी की लड़की को छुड़ा लाऊं? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब ना हो, इसलिए व्यापक स्तर पर हम चीन में छानबीन नहीं करवा सकते। हांगकांग की रक्षा व्यवस्था इतनी कठोर है कि चुपचाप हमारी टीम का वहाँ पहुँचना
और काम करना असंभव सा है, और किसी एक अकेले से एक आध दुसाध्य है। श्रीवास्तव साहब, आप लोग सफ़ेद चमगादड़ का मतलब तो जानते हैं ना? जानते हैं मिस्टर महाकाल, इसलिए तो हमें तुम्हारे पास आना पड़ा है। पटवर्धन ने बताया था कि तुम कुंफू, कराटे, समराय जैसी युद्ध कलाओं में निपुण हो और पहले हांगकांग में ही रहते थे। पटवर्धन साहब ने शायद कुछ बड़ा चढ़ाकर कहा होगा, मगर एक बात आप जान लीजिए, युद्ध कलाओं व विश्व चैंपियन भी शाओलिन के चक्रव्यूह में फंसकर निकलने के विषय में दावे से नहीं कह सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कुंफू सम्राट लूची का बेटा, भारतीय नारी की कोख से पैदा होने वाला और उसका दूध पीने वाला भारतीय, अपने पिता के प्रतिशोध के लिए यमराज से भी भिड़ जाने वाला महाकाल, आज अपनी मातृभूमि की रक्षा इस वजह से नहीं कर रहा कि उसका मुकाबला शाओलिन मठ के मौत के पुजारियों से होने की उम्मीद है। मौत के भय से पराजित होने वाले तुम महाकाल नहीं हो सकते। पटवर्धन के लगाए गए मानसिक आघात काम आए। साहब, आपने मेरी एक बार रक्षा की है, मुझे ज़िंदगी के अर्थ समझाए हैं, मेरी ज़िंदगी को गुनाह की दलदल में गिरने से बचाया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। आप मुझे कुछ भी कह लें, लेकिन समराई की कसम, अगर शाओलिन मठ के लोग मौत के पुजारी हैं तो महाकाल मौत का हस्ताक्षर है। आप मेरी यात्रा का और आवश्यक जानकारियों का प्रबंध कीजिए, मैं इस यात्रा के लिए तैयार हूँ। शाबाश बेटे, अब तुमने खुद को और देश की पुकार को पहचाना है। थैंक यू मिस्टर महाकाल। मिस्टर श्रीवास्तव कल आपको सुबह 8:30 पर एयरपोर्ट पर मिल जाएंगे। इनसे आपका सारा सामान मिल जाएगा। कुछ देर बाद उनकी कार वापस लौट रही थी, मगर ये एक जोड़ी आंखें किसकी थी जो दूरबीन के पीछे से सब देख रही थी। एयरपोर्ट के बाहर कार में श्रीवास्तव ने महाकाल को केस की पूरी फाइल सौंप दी। इस फाइल में अब तक की सारी ऑब्जर्वेशन और संभावनाएं लिखी हैं, साथ में हांगकांग का नक्शा और रक्षा मंत्री जी की पुत्री की तस्वीर भी है। ठीक है, वैसे नक्शे की मुझे ज़रूरत नहीं, मेरा बचपन हांगकांग में ही गुजरा है। ओह, ये तो और भी अच्छा है। फाइलें सूटकेस में रख लो, इसमें तुम्हारी टिकट और खर्चे पानी के लिए पैसे भी हैं। ठीक है साहब, धन्यवाद। श्रीवास्तव के जाने के बाद महाकाल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। पटवर्धन साहब ने मुझे इस काम में आखिर फंसा ही दिया। जहाज़ उड़ने में अभी समय था। वह आदमी अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा है, मगर बराबर मुझ पर नज़र रखे है। शायद ये श्रीवास्तव का आदमी है, मगर श्रीवास्तव चाहता है तो मुझे जहाज़ पर रवाना करवा कर भी जा सकता था। अचानक महाकाल ने अखबार के नीचे कुछ चमकता देखा। रिवॉल्वर की नाल। महाकाल ने तुरंत जगह बदली। खट! साइलेंसर युक्त। तभी एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट हुई, हांगकांग जाने वाले यात्री कृपया रनवे पर पहुंचे। शोर में लकड़ी चटकने की आवाज़ पर किसी का ध्यान नहीं गया। रिवॉल्वर चुपके से अखबार के पीछे सरक गई और वह आदमी उठकर एक ओर को चल दिया। यह आदमी मुझे खत्म कर देना चाहता था। क्यों? महाकाल के पीछे आते देख वह आदमी एक और को भाग लिया, इससे पहले कि महाकाल उसके पीछे भागता। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप ही महाकाल हैं? महाकाल की भवें तन गई। हाँ, आपके लिए ये संदेश है। महाकाल ने पर्चा थाम लिया। किसने दिया? वो उधर दाढ़ी वाले साहब। अरे कहाँ गए? अभी तो आपको दिखाकर उन्होंने कहा था कि मिस्टर महाकाल को ये पर्चा। महाकाल समझ गया वह जो भी था अब ढूंढा नहीं जा सकता। जाने दो, संदेश देने का शुक्रिया। हांगकांग जाने वाले यात्री। अनाउंसमेंट फिर हुई। इस बीच गोली चलाने वाला व्यक्ति गायब हो चुका था। ढूंढने का वक्त नहीं, प्लेन छूटने का समय हो रहा है। शायद ये संदेश भेजा ही इसलिए गया है कि अखबार वाले को निकल जाने का मौका मिल जाए। लेकिन वह आदमी था कौन और मुझे मार क्यों डालना चाहता था? जहाज के उड़ चुकने के बाद महाकाल ने इत्मीनान से वह पर्चा खोला। मिस्टर महाकाल, सफ़ेद चमगादड़ के चक्कर में ना पड़ो तो अच्छा है। इस बार बच गए हो, हर बार ऐसा संयोग नहीं होगा। अगर तुमने इरादा ना बदला तो हांगकांग में तुमसे फिर मुलाकात होगी। अंतिम मुलाकात। शुभचिंतक, मौत का पुजारी। पत्र के अंत में सफ़ेद चमगादड़ बना था। महाकाल हैरत में पड़ गया। श्रीवास्तव ने बताया था कि मामला गोपनीय है। मेरी हांगकांग की यात्रा के विषय में श्रीवास्तव, मैडम और पटवर्धन साहब के अलावा और कोई नहीं जानता था। इन लोगों ने कैसे पता लगा लिया और फिर इतनी जल्दी मेरा नाम तक जान लिया गया? ये लोग उम्मीद से ज़्यादा तेज़ हैं, मुझे सावधान रहना होगा। महाकाल ने एक बार पूरे जहाज में खोजपूर्ण निगाह दौड़ाई, कोई संदिग्ध आदमी दिखाई नहीं पड़ा। यह अच्छा है कि श्रीवास्तव ने मेरे नाम से 2 सीटें बुक करा रखी हैं। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मैं आराम से केस फाइल ही पढ़ लेता हूँ। वह आराम से केस फाइल देखने लगा। हांगकांग एयरपोर्ट पर मुझे यहीं से सतर्कता बरतनी चाहिए। यह अच्छा ही हुआ। रोका। वह आदमियों की आड़ में चल रहा है, निशाने का मौका ही नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं टॉनी, उसे एयरपोर्ट से बाहर आने दो। एयरपोर्ट के बाहर। अब ठीक है, शूट हिम। गोली एन दिल पर लगी। काम हो गया पार्टनर। गुड। राइफल फिलहाल यहीं छोड़ो, यहाँ से पूट लो। सड़क पर
किसी ने गोली मार दी, पुलिस को फ़ोन करो। ओ बेचारा, एम्बुलेंस बुलाओ। मगर वह तो उठ खड़ा हुआ। हमदर्दी का शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। निशाना ज़रा चूक गया था। आपको चोट तो नहीं लगी? कमाल है, गोली का निशाना तो है, गोली का निशान तो है छाती पर, मगर कमाल जैसी कोई बात नहीं थी। ना कि हत्यारों का निशाना चूका था। दरअसल वह महाकाल की सतर्कता का नतीजा था। विमान के टॉयलेट में उसने कपड़ों के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली थी। दुश्मन आवश्यकता से अधिक सक्रिय है, लापरवाही बरतनी ठीक नहीं होगी। गोली सामने वाली इमारत की छत से चली थी। मेरे नाटक से शायद वे मुझे मृत समझकर लापरवाह हो गए हों। छत पर वह टेलीस्कोपिक राइफल, वे लोग काम हुआ समझकर राइफल यहीं छोड़कर भाग गए। सफ़ेद चमगादड़। गोली की आवाज़ सुनकर पुलिस आ पहुंची है। मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। दुश्मन की गतिविधियों को देखकर मैडम का शक सही मालूम पड़ता है। मुझे सीधा शाओलिन पहुंचना चाहिए। उधर शाओलिन मठ में। मास्टर, आपका काम हो गया, अब कृपया हमारा बकाया मेहनताना दे दीजिए। महाकाल जीवित है बेवकूफ़। पीटर की तरह तुम्हें भी असफलता की हाई हाथ लगी है, और असफलता का इनाम सिर्फ मौत है। लेकिन हमने खुद उसकी छाती में गोली मारी है और उसे मरते हुए देखा मास्टर। पीटर की तरह कच्चा निशाना नहीं है मेरा मास्टर। मरते नहीं, तुम लोगों ने सिर्फ उसे गिरते हुए देखा है। चांगली ने उसे दोबारा अपनी आंखों से उठते हुए भी देखा है। मगर मैंने तो मेरा मतलब ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है मिस्टर टॉनी। महाकाल ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। पर मास्टर, इसमें हम लोगों की क्या गलती है? हमारा निशाना तो सच्चा था। शाओलिन मठ के नियम बड़े सख्त हैं। निशाना तुम्हारा सच्चा था, मगर काम फिर भी नहीं हुआ। तुम्हें गोली मारने से पहले बुलेट प्रूफ जैकेट की संभावना पर विचार करना चाहिए था। तुम्हें उसके सिर को निशाना बनाना था। नहीं टोनी, इस असफलता का कारण तुम लोगों की लापरवाही हो। पीटर की तरह तुम दोनों का इनाम भी सिर्फ मौत ही हो सकता है। शाओलिन का यही नियम है। लूची लूची को मास्टर का इशारा समझने में देर न लगी, और आदेश पूरा करने में भी उसे देर न लगी। चांगली, तुम विशेष दस्ते के साथ पहरे पर रहो। पूरे मठ को सतर्कता का कड़ाई से पालन करने के आदेश दे दो। वह सपोला सीधा वहीं पहुंचेगा और किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। ठीक है मास्टर। चांगली के जाने के बाद यामाही और विंग येई को हिदायत दो, चांगली के दस्ते को कवर करें। चांगली लूची के बेटे के सामने कमज़ोर पड़ सकता है। जैसा आप कहें मास्टर। और इन दोनों लाशों को ठिकाने लगवाओ। चीनी पुलिस विभाग के मुख्यालय में। मामला को समझ में नहीं आया डेविड। लोगों ने एयरपोर्ट के बाहर एक भारतीय को गोली लगकर गिरते देखा और फिर वो उठकर गायब हो गया। यस सर, मेरे ख्याल से वह आदमी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने था। उसके खड़े होने पर लोगों के उसके कपड़ों पर गोली से जलते का निशान भी देखा। कोई भारतीय हांगकांग में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उस पर गोलियां चलाई जाती हैं, फिर वह आदमी गधे के सींग की तरह गायब हो जाता है। वह पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं लिखाता। मानो उसे इस हमले की आशा हो, या उसे इस सारी घटना में कोई ऐतराज़ की बात ना लगी हो। नहीं डेविड, मामला कुछ गड़बड़ है। उस भारतीय की खोज करवानी होगी। सर, एयरपोर्ट में हमने इंक्वायरी की थी। उस हुलिये का भारतीय जहाज़ में एक ही था। उसकी 2 सीटें बुक थी, मगर एक सीट खाली रह गई थी। उसका नाम अमर सक्सेना है। गोली चलाने वाले व्यक्ति का तो कुछ पता नहीं चला होगा? नो सर। ब्रूस स्टैगनर चीनी पुलिस विभाग के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों में से एक माना जाता था, और उसका दिमाग इस पूरे मामले में किसी छुपे षड्यंत्र का आभास पा चुका था। खैर, जो भी हो, इस अमर सक्सेना को ढूंढ निकालो। और तथाकथित अमर सक्सेना। हांगकांग की सुरक्षा व्यवस्था से यह घटना छुपी नहीं रह सकती, और वे ज़रूर मेरी तलाश करेंगे। मुझे इन कपड़ों से छुटकारा पाकर अपने मतलब की पोशाक पहन लेनी चाहिए। कुछ समय बाद ही। अब ठीक है। वह अपनी मंजिल की ओर चल दिया। अगर मुझ पर हमला सफ़ेद चमगादड़ की तरफ से ही हुआ है, तो उन लोगों से अपनी असफलता छुपी नहीं रह सकती। वे ज़रूर दोबारा हमला करेंगे और चौकन्ने होंगे। मेरी ज़रा सी चूक हांगकांग में ही मेरी कब्र बना देगी। महाकाल की आशंका सच के कितने निकट थी, यह उसे शाओलिन मठ के निकटवर्ती क्षेत्र में पहुंचते ही पता लग गया। महाकाल की सतर्कता काम आई। दुश्मन का दूसरा प्रयास। चारों बिजली की तरह फुर्तीले और खतरनाक थे, मगर महाकाल भी था। ठाक थम क्रिया, खच खच, थप खच, मौत का हस्ताक्षर। जल्द ही। तुम लोगों को देखकर मुझे यकीन हो गया कि सफ़ेद चमगादड़ अभी भी अस्तित्व में है। भागता कहाँ है कायर? तेरी छाती पर तो मुझे 4 का आंकड़ा बनाना है। खचाक। तभी ऊपर वह छुपा है। अगले ही चढ़ खचाक, और महाकाल ने एक फाइल पर मौत के हस्ताक्षर कर दिए। वही
सफ़ेद चमगादड़। अचानक, ओह, अभी और भी हैं। ओह, मगर वह व्यक्ति उम्मीद से अधिक फुर्तीला था। महाकाल ने चैन की सांस ली। अब मंजिल तक पहुंचना आसान है, पर इस चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल है। मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि रक्षा मंत्री जी की पुत्री अवश्य शाओलिन में ही कैद है, मगर वह अभी थोड़ी दूरी जा पाया था कि यामाही और वेंगयाई उसके सामने थे। चांगली और उसके दस्ते से सुरक्षित बच निकलने की बधाई स्वीकार करो लूची के बेटे, मेरी ओर से भी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चांगली से तुम बच सकोगे, मगर मास्टर की आशंका सच निकली। महाकाल की बुकटियां तन गई। मेरे बाप के बारे में जानने वाले तुम जरूर शाओलिन मठ के घुर्गे हो। मैं यामाही और ये वेंगयाई। तुम्हारा बाप हमसे सीनियर था, मगर बेचारा नहीं रहा, और अब तुम भी मौत के इस अग्निकुंड में अपनी आहुति देने चले आए। महाकाल ने अपने शस्त्र निकाल लिए। मेरा बाप बेचारा नहीं था तिंग तोई, और मैं इस मौत के अग्निकुंड में अपनी नहीं, तुम्हारी आहुति देने आया हूँ। महाकाल अपनी आंखों में क्रोध और नफरत का ज्वालामुखी लिए उन दोनों पर टूट पड़ा। क्या युद्ध कड़ा था। टन, एक तरफ शाओलिन मठ के आचार्य हूँ, मौत के पुजारी सा, दूसरी ओर मौत का हस्ताक्षर था, महाकाल। ठक ऊ, तुम वाकई योग्य निपुण हो। तुम्हें तो शाओलिन में होना चाहिए था। कितना ही निपुण सही, मुझसे ये बच नहीं सकता था। महाकाल क्रोध आने पर बहुत हिंसक और खतरनाक हो जाता है, देखने वाले कहते हैं। हुआ, तेंग यही क्रोध में पागल होकर महाकाल पर झपटा, लेकिन ठक ठक, महाकाल ने फिर देर नहीं लगाई। या तेंग यही के दम तोड़ने के बाद महाकाल ने अपने सामान में से औषधियां व लेप निकाला और अपने जख्मों का उपचार किया। आपने मुझे कहाँ फंसवा दिया पटवर्धन साहब। इधर तेंग यही और यामाही को मरते देख कोई शाओलिन की ओर भागा। शाओलिन मठ के मुख्य कक्ष में। क्या खबर है शाइतैन? खबर अच्छी नहीं है देवता। लूची का बेटा शाओलिन तक आ पहुंचा है। चांगली और उसके आदमी से रोक नहीं पाए। यामाही और तिंग यही को मैंने चांगली की मदद के लिए भेजा था, पर कोई भी जीवित नहीं बचा। जैकी चान को मैंने संदेशवाहक बनाकर उनके साथ भेजा था। उसने वापस आकर यह खबर दी है। शाओलिन की सुरक्षा व्यवस्था तुम खुद अपने हाथ में ले लो शाइतैन, और जैकी से कहो उस लड़की को भूमिगत कर दे। ठीक है देवता। लूची का बेटा शाओलिन में आ भी गया तो फिर निकल नहीं पाएगा। मैं स्वयं द्वार पर रहूँगा। अब जाओ, अपना काम संभालो, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। जैसी आज्ञा देवता। शाइतैन के जाने के बाद लूची, तुम और तुम्हारा बेटा दोनों ही शाओलिन के लिए मनहूस हो, मगर ना तुम रहे ना तुम्हारा बेटा बचेगा। उधर महाकाल, शाओलिन में प्रवेश मुझे युक्ति से ही करना होगा। मुख्य द्वार से घुसना जानलेवा होगा। चीनी विभाग के मुख्यालय में। क्या खबर है डेविड? सर, घटनास्थल से कुछ ही दूर एक ऊंची इमारत की छत से ये राइफल मिली है। उम्मीद है गोली इसी से चलाई गई थी। सफ़ेद चमगादड़, अत्यंत प्राचीन शाओलिन मठ का ऐतिहासिक निशान जो अब सिर्फ कथाओं में सुना जाता है। अमर सक्सेना के बारे में भारत के अधिकारियों से बात की थी। उनकी रिपोर्ट संदेहजनक नहीं है, लेकिन भारत में हमारे दूतावास से जो खबर मिली है उसके अनुसार अमर सक्सेना का हुलिया महाकाल से मिलता है। महाकाल? ये कौन है? चीनी बाप और भारतीय माँ की औलाद है। इसका बाप लू भी हांगकांग का कराटे चैंपियन था, जो आज से 40 वर्ष पूर्व लापता हो गया था। लापता होने के 23 वर्ष बाद उसकी लाश संदेहजनक स्थिति में हांगकांग के निर्जन जंगलों के पास बरामद हुई थी, मगर बाद में कुछ पता न लगने के कारण पुलिस ने उसकी फाइल बंद कर दी थी। मामला दिलचस्प है डेविड, और उलझा हुआ भी। और भी दिलचस्प तथ्य मालूम हुए सर। 6 वर्ष पूर्व एक तस्करी के केस में भारतीय पुलिस अधिकारी पटवर्धन हांगकांग आया था। केस हल करके जब वह भारत वापस लौटा तब उसके साथ एक व्यक्ति और भारत गया था। वही व्यक्ति महाकाल है। इससे अधिक अभी मैं कुछ नहीं जान पाया सर, लेकिन कोशिश जारी है। तुमने बहुत तेज़ी से और मेहनत से जानकारियाँ जुटाई हैं डेविड। गुड। अब मुझे इस मामले के रहस्य में कुछ रोशनी की किरण महसूस होने लगी है। यहाँ का क्षेत्र मैं संभाल लूँगा। तुम भारत जाकर और तहकीकात करवाओ। राइट सर। इधर भारत में मैडम, चीनी दूतावास में स्थित हमारे जासूस ने खबर दी है कि चीनी पुलिस अमर सक्सेना की छानबीन कर रही है। मैंने कहा था ना, हांगकांग की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। मैंने महाकाल के जाली कागज़ इस तरीके से तैयार करवाए थे कि उस पर शक न हो। फिर भी चीनी पुलिस का महाकाल में दिलचस्पी लेना यह सिद्ध करता है कि उन्हें अमर सक्सेना के रूप में हांगकांग गए हुए महाकाल पर शक हो गया है। ये भी हो सकता है कि उसने हांगकांग में दाखिल होते ही कोई ऐसा हंगामा किया हो कि पुलिस की दिलचस्पी का वह केंद्र बन गया हो। यस मैडम, मामला ज़रूर पेचीदा हो गया है, क्योंकि भारतीय मंत्रालय से भी अमर सक्सेना के विषय में पूछताछ की गई है। अपने आदमियों से कहो खबरें सूंघते रहें,
भारतीय हवाई अड्डे और किसी तरह हांगकांग एयरपोर्ट से भी खबर लेने की कोशिश करो। यस मैडम। उसी दिन शाम को। मैडम, पता चला है कि महाकाल को जहाज में सवार होने से पूर्व एक दाढ़ी वाले ने जहाज के सफाई कर्मचारी के हाथों पत्र भेजा था। पत्र? दाढ़ी वाला? उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उस दाढ़ी वाले का जो हुलिया पता चला है वो चीनी दूतावास के एक अधिकारी से बहुत मिलता है मैडम। मैडम एक्स उत्तेजना में खड़ी हो गई। इन बातों का एक ही मतलब है, हमारी योजना दुश्मनों तक पहुंच गई है और महाकाल खतरे में है। लेकिन हमारी योजना लीक कैसे हो सकती है मैडम? ये तो नितांत गोपनीय थी। ठीक है, पर फिर भी कहीं तो गड़बड़ हुई होगी। तुरंत रक्षा मंत्री और पटवर्धन से मेरी अर्जेंट मीटिंग फिक्स करो। अब हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते। मैडम एक्स की बात सच थी, मगर उनकी योजना लीक कैसे हुई? चीनी दूतावास के अधिकारी रहस्यमय दाढ़ी वाले का क्या हुआ? क्या ब्रूस टैगनर इस मामले की जड़ तक पहुंच पाया? मैडम एक्स महाकाल की मदद कर पाई? महाकाल मौत के पुजारियों में अकेला फंस गया था, उसका क्या हुआ? रक्षा मंत्री की पुत्री के अपहरण का रहस्य कैसे सुलझा? शाइत्यान और मौत के देवता से महाकाल कैसे बच पाया? ऐसे ढेरों सवालों का जवाब जानने के लिए पढ़िए महाकाल सीरीज का अगला हाहाकारी कॉमिक्स, मौत का हस्ताक्षर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज के अगले भाग, मौत का हस्ताक्षर में। तब तक के लिए धन्यवाद।